नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक कंपनी की। और जो कंपनीज़ होती हैं उनमें आपको एक चीज़ अवश्य देखनी होती है, वो ये है कि ये जो इनका प्रमोटर है उसमें कितनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। तो ये जो कंपनी है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़, REFEX इंडस्ट्रीज़, इसके प्रमोटर ने काम कुछ और शुरू किया और धीरे धीरे वो काम जब फेज़ आउट होने की कंडीशन में आया या वो काम जब रिस्की होने लगा तो उन्होंने नए नए क्षेत्र में डाइवर्सिफाई कर लिया है। कंपनी का नाम जैसे मैंने बताया रिफेक्स इंडस्ट्री है और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें रविंदर भानवाला साहब से प्राप्त हुआ है। तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना चेन्नई में 2002 में हुई। उस समय इसका नाम रिफेक्स रेफ्रिजरेंट लिमिटेड था और ये जो है कंपनी रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में काम करती थी। एग्जैक्टली क्या काम करती थी ये वीडियो के में आगे मैं आपको बताऊंगा। 2007 में कंपनी BSE में IPO के ज़रिए लिस्ट हुई और इसके बाद इन्होंने डिफरेंट वर्टिकल्स में कदम रखा। अब इनके बिजनेसेस की बात करें तो इनके मेन 4 वर्टिकल हैं, जिसमें ऐश एंड कोल हैंडलिंग है, पावर ट्रेडिंग दूसरा वर्टिकल है, रेफ्रिजरेंट गैस से रिलेटेड इनका जो वर्टिकल है वो तीसरा है, और जो चौथा इनका बिजनेस वर्टिकल है उसमें अदर्स है और उसमें EV व्हीकल से रिलेटेड इनका बिजनेस है और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है। तो बात करते हैं कि ऐश एंड कोल हैंडलिंग के बिज़नेस की। तो ऐश एंड कोल हैंडलिंग का जो इनका बिज़नेस है इससे इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 92% आता है। तो आप ये समझ लीजिए ये कंपनी बेसिकली ऐश एंड कोल हैंडलिंग वाले बिज़नेस की कंपनी है। तो ये ऐश एंड कोल हैंडलिंग क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि जब थर्मल पावर प्लांट जितने होते हैं वहाँ पर 2 चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। एक चीज़ तो ये है कि कोयले की आवश्यकता होती है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो जो कोयले के जलाने से जो आप स्टीम बनाते हैं और जिसके थ्रू आप टरबाइन रन करते हैं, उसके बाद कोयले से बनने वाली जो राख है वो इतनी भारी क्वांटिटी में जनरेट होती है कि उसका डिस्पोजल जो है वो बहुत ही कठिन हो जाता है पावर जो थर्मल पावर प्लांट कंपनीज़ हैं उनके लिए। तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ जो है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली जो राख है उसको कलेक्ट करते हैं, अब प्लांट से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसको डिस्पोज करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास 2000 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं और वो कुछ व्हीकल्स उनमें से लीज्ड हैं और कुछ जो है इनके खुद के हैं। अब ये जो राख जो जनरेट होती है उसको डिस्पोज करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कुछ सीमेंट बनाने वाली कंपनी से। इसके साथ ही साथ ये जो राख है ये रोड और हाईवेज़ के कंस्ट्रक्शन में काम आती है। इसके अलावा इनसे ब्रिक्स बनती है और ये जो है ये जो राख है ये जो एम्बैंकमेंट हैं या नदियों के जो किनारे हैं वहाँ पर भी जमा कर दी जाती है ताकि किनारे कटे जो मिट्टी का कटाव होता है उसकी जगह इसको जमा कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो है ये माइन फिलिंग में काम आता है, यानी कि माइन करने से जो खड्डे हो जाते हैं किसी माइन में तो वहाँ पर पानी भर जाने का खतरा होता है, तो उस माइन को इस राख से फिल कर दिया जाता है। इस राख को लो लाइंग एरियाज़ में भी फिल किया जाता है। तो ये 40 से ज़्यादा इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट है। 13 स्टेट्स में इनके इससे रिलेटेड ऑपरेशंस हैं और 70,000 मीट्रिक टन ये ऐश या राख ये डेली जो है ये हैंडल करते हैं। और इनके जो क्लाइंट्स की बात करूं तो NTPC, अडानी, ये तो इनके जो ऐश प्रोड्यूसर्स हैं या जहाँ से थर्मल पावर प्लांट से जिनके थर्मल पावर प्लांट से इनका कॉन्ट्रैक्ट है राख उठाने का, वो हैं। इसके अलावा सीमेंट प्लांट्स की बात करूं तो अल्ट्राटेक, ACC, श्री सीमेंट, अंबुजा और काफ़ी सारी इस तरह की जो सीमेंट डालमिया भारत और इस तरह की काफ़ी सारी सीमेंट बनाने वाली कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। साथ ही साथ रोड कंस्ट्रक्शन में जितनी कंपनियां इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग L&T, तो वो कंपनी भी जो इनके राख के लिए ये क्लाइंट्स हैं। अब
बात करते हैं कि ये कोल हैंडलिंग में क्या काम करते हैं। तो देखिए, कोल हैंडलिंग में इनके 2-3 काम है। एक चीज़ तो ये है कि ये कोल की ट्रेडिंग करते हैं। कोल की ट्रेडिंग का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि किसी पावर प्लांट को अगर कोयले की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एजेंट का काम करते हैं। ये या तो किसी दूसरी जगह या तो किसी पर्टिकुलर कोल प्रोड्यूसर से, चाहे इंडियन हो चाहे वो बाहर का हो यानी फॉरेन का हो, वहाँ से ये कोल बाई करते हैं और जहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कोल की किसी भी पावर प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है तो वो कोल ये वहाँ पर डिलीवर करते हैं। तो एक काम तो इनका ये हुआ। दूसरी बात, ये कोल प्लांट्स की जो यार्ड होते हैं उसकी ये मेंटेनेंस करते हैं। उसमें जो जितने भी कन्वेयर्स हैं या जितने भी ऑपरेशंस जो उसमें मशीनरी होती है उसकी ये मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही साथ वो जो कोयला पावर प्लांट में जा रहा है उसमें से जो डेबरी वगैरह है यानी कि जो कंकड़ पत्थर हैं उसको ये निकालते हैं। दूसरी बात, ये कोयले का जो साइज़ है, कई बार एफिशिएंट बर्निंग के लिए जो कोयला को पावर प्लांट में जलाया जाता है तो वहाँ पर कोयले का एक पर्टिकुलर, कोयले के टुकड़ों का एक पर्टिकुलर साइज़ होना चाहिए। अगर वो उस साइज़ से बड़े कोयले होते हैं, कोयले का साइज़ होता है तो वो प्रॉपरली जलता नहीं है, तो उसको बीच में से तोड़ा जाता है। तो ये सारे काम यार, ये यार्ड मेंटेनेंस और कोल हैंडलिंग का काम भी ये करते हैं। इसके अलावा जो ये यहाँ से जैसे मैंने बताया, ये जो ऐश और कोल हैंडलिंग का बिज़नेस है, इनसे 92% इनका रेवेन्यू आता है। दूसरा जो इनका बिज़नेस है वो है पावर ट्रेडिंग, जो इन्होंने 2022 में शुरुआत की। वहाँ पर ये जो है कैटेगरी 1 लाइसेंस इनके पास है और इनका काम जिस तरीके से IEX एक प्लेटफॉर्म हुआ या एक्सचेंज हुआ तो वहाँ पर एक ये पावर ख़रीद लेते हैं एडवांस में और जिस भी डिस्कॉम को, बेसिकली डिस्कॉम के साथ काम करते हैं, तो वो जो डिस्कॉम की जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ पर बेच लेते हैं और जो बीच का गैप है ये कमा लेते हैं। तो ये भारत में जो टॉप 10 इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स हैं उनमें से इनकी पोजीशन है। पावर ट्रेडिंग से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 4.5% आता है। अब इनका जो लेगेसी बिजनेस जो 2002-3 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया वो है रेफ्रिजरेंट कैनिंग का। तो ये बेसिकली जो बॉटल्स होती हैं, जैसे अपने AC में या अपने किसी फ्रिज में जब एक व्यक्ति गैस भरने आता है तो वो कैंस, आपने देखा हो कैंस लेके आता है, तो रेफ्रिजरेंट कैनिंग का इनका बेसिकली बिजनेस है और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के क्षेत्र में काम करते हैं। और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये रिलेटिवली जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कंपैरिजन में इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिससे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है, तो उससे कंपैरेटिवली बेटर है। ये जो बिज़नेस इनका है ये डाइंग बिजनेस है और इसीलिए ये अपना फोकस जो है ये डिफरेंट बिजनेसेस में कर रहे हैं। तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट गैस से जो इनका रेवेन्यू है 2.5% आता है। 3000 मीट्रिक टन की इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है और इनका प्लांट जो है चेन्नई में है। नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट की मैं बात करूँ तो उसमें इनका रेवेन्यू लगभग 3% आता है। ये अभी इवॉल्विंग बिजनेस है। उसमें से एक जो बिज़नेस है वो सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड है। तो अभी ये सोलर पावर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो एक और बिज़नेस है वो 2024 में इन्होंने शुरू किया, वो है इको मोबिलिटी या ये कहूँ कि EV वाली गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाना। तो शुरुआत जो इन्होंने की वो बेंगलोर एयरपोर्ट में एज टैक्सी ऑपरेटर या एयरपोर्ट टैक्सी ऑपरेटर के रूप में इन्होंने लाइसेंस लिया, लेकिन अब इन्होंने वो धीरे धीरे वो उस जगह को फेज़ आउट करके या वो जो ऑपरेशन है उसको फेज़ आउट करके इन्होंने पूरे शहर में यानी कि बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, ये जो 4 शहर हैं यहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ियाँ ऑपरेट करने का निर्णय लिया है। और ये कॉरपोरेट के साथ कांटेक्ट करते हैं और कॉरपोरेट का जो ट्रैवल है उसको स्मूदन करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपनी गाड़ियाँ किराए पर देते हैं। तो TCS, ग्रांट थॉर्टन और BNP पारिबा जैसी जो कंपनीज़ हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं। 1285 से ज़्यादा इनके ओन और लीज्ड व्हीकल्स हैं और धीरे धीरे इनका प्लान ये है कि अभी नेक्स्ट ईयर ये 1000 गाड़ियाँ और लेके आएँ। तो अगर ये सारी चीज़ें ये करते हैं तो इनका यहाँ से रेवेन्यू, मतलब ये जो एरिया है, ये जो EV से रिलेटेड मोबिलिटी का जो एरिया है ये काफ़ी एक्सपेंडिंग एरिया है। और आपको ध्यान होगा कि जेंसोल ने भी ब्लू स्मार्ट करके एक
टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की कोशिश की थी, चली भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे आप जानते हैं कि जैनसोल में कुछ मैनेजमेंट इश्यूज़ हो गए थे और उसके बाद वो सारी चीज़ें खटाई में पड़ गई। तो अगर ये इस क्षेत्र में आते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये देखिए, कोल और ऐश हैंडलिंग में लार्जेस्ट प्लेयर हैं ऑर्गेनाइज क्षेत्र में, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि 70,000 मीट्रिक टन एक दिन में राख उठाना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और उसको फिर डिस्पोज करना। तो एक चीज़ तो ये कि ये इनकी स्ट्रेंथ है कि हर छोटा मोटा प्लेयर जो है वो इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में है, तो इको मोबिलिटी जैसे मैंने बताया वो एक इनका उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें ये है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में ये है। तो ये तीसरी चीज़ जो है ये कोल हैंडलिंग और ऐश हैंडलिंग में है। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं। अब वीकनेस की बात करूं तो देखिए, ये जो कोल और ऐश हैंडलिंग का जो काम है ये टेंडर बेस्ड है। दूसरी बात ये कि ये जिन कोल और ऐश हैंडलिंग पावर प्लांट से काम कर रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर इनका पेमेंट किसी कारण से अटक जाता है तो इस कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो FY25 में, यानी कि मार्च 31 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वो नेगेटिव था। 189 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट था। इसके कंपैरिजन में इनके 367 करोड़ के रिसीवेबल्स थे। अब अगर किसी पावर प्लांट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई तो और इनका पेमेंट अटक गया तो इनके फाइनेंशियल्स गड़बड़ा सकते हैं। फिर लेगेसी बिजनेस जो है वो सनसेट एरिया में है, तो इनको ये फेज़ आउट करना पड़ेगा। कोल की जो इंपोर्ट या कोल की जो ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग में भी ओपन जनरल लाइसेंस, जो अभी जो लेटेस्ट इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह मैंडेट है या ये उन्होंने सहूलियत दी है कि जिस भी पावर प्लांट को जितने भी कोयले की रिक्वायरमेंट हो वो गवर्नमेंट से पूछे बगैर डायरेक्टली इंपोर्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पर भी जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो उनकी रिक्वायरमेंट एक तो कम हो गई है। दूसरी बात ये है कि जब ओपन जनरल लाइसेंस हो जाता है तो आपके पास कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं, तो वो भी एरिया इनके लिए कंपटीशन से भरा हुआ है। अब मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप है 5400 करोड़ का। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 13 रुपये का डेट है। ROE जो है काफ़ी अच्छा है, 22% का ROE, और जो PE है वो भी रीज़नेबल है इस तरह की कंपनी के लिए। 29 का PE, जिस तरीके के आजकल PE दिखाई दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी रीज़नेबल है। प्रमोटर की बात करूं तो 53% प्रमोटर के पास है, FII के पास 2% है, DII के पास नेग्लिजिबल है और पब्लिक के पास 45% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो कंपनी जो है ठीक ठाक कंपनी दिखाई देती है। अलग तरह का बिज़नेस है, अलग तरह का बिज़नेस मॉडल है, लेकिन मैं इस बात को देखना चाहूँगा कि भविष्य में ये अपने लेगेसी बिज़नेस को किस तरीके से फेज़ आउट करती है, यानी रेफ्रिजरेंट वाले बिज़नेस को किस तरह से फेज़ आउट करती है। क्या ये कंपनी अपना EV का जो ये स्केल अप करने की कह रहे हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और क्या ये कोल और ऐश हैंडलिंग को भी फर्दर स्केल अप कर सकती है। लेने या ख़रीदने की मेरी कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही इस बारे में कोई निर्णय लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।